नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आपने मेरे वीडियोस देख लिए हैं या देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके समक्ष आते रहें। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है 340 की सीआरपीसी के ऊपर एक जजमेंट आपके सामने लेकर आया हूँ। ये जजमेंट आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी अगर इसके कंटेंट्स ऑफ फैक्ट्स हैं वो आप के साथ मैच करते हैं और अगर आप भी इसी पॉइंट का कोई लीगल इशू उठा सकते हैं तो ये जजमेंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो भी बनाया था 340 सीआरपीसी का, अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया उसे इस वीडियो को ज़रूर देखिए। 340 सीआरपीसी किस लिए फाइल किया जा क्यों कहाँ फाइल होता है, किस लिए फाइल किया जाता है, इसकी जानकारी उस वीडियो में दे रखी है। तो दोस्तों ये 340 सीआरपीसी का जो एप्लीकेशन है ये आपने बहुत कम देखा होगा कि इस 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन में माननीय जो कोर्ट है उन्होंने एंटरटेन की हो और कोई एक्शन लिया हो, जिन्होंने झूठी गवाही दी है, क्योंकि इस एप्लीकेशन का जो लीगैलिटी है वो थोड़ी इस तरीके की है कि जो कोर्ट है उसको एक ओपिनियन बनाना पड़ता है कि एक्शन लेने से पहले। अक्सर जितने भी केस फाइल होते हैं, चाहे 498 के, चाहे 125 सीआरपीसी के, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस के, चाहे और भी अन्य केस, कई बार देखा गया है कि विटनेस जो है वो एक तो इंटरेस्टेड विटनेस होता है और वो कोर्ट में झूठी गवाही देता है। अब ये झूठी गवाही जो देते हैं और उसमें अक्सर किस तरह की झूठी गवाही होती है, जैसे मारने पीटने की झूठी गवाही होती है, या फिर कई बार जो 125 सीआरपीसी का केस है उसमें अपनी जो एप्लीकेंट है वो अपनी इनकम छुपाती हैं, बताती नहीं है कि मैं कहीं एम्प्लॉयड हूँ, ताकि इनकम मतलब जो है मेंटेनेंस है ज़्यादा ली जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा ली जा सके, या फिर जो इनकम है न वो कम करके बताती हैं, या फिर और भी कई जो होते हैं लाइज होते हैं जिन्हें कोर्ट जो कहती है कि एक फॉल्स स्टेटमेंट जिसे कहा कहते हैं कानूनी भाषा में, वो फॉल्स स्टेटमेंट्स देती हैं पार्टीज। तो उन फॉल्स स्टेटमेंट्स पे भी एक कार्रवाई होती है। अब वो कार्रवाई किस तरीके से होती है वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, आप उसे आप देखिए। आपको अगर उसके उसके अगर वो वीडियो देखेंगे तभी ये वीडियो में आपको समझने में आसानी होगी। अब जैसे 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन है वो कहाँ फाइल होती है, उस वीडियो में डिस्कस किया था, एक बार थोड़ा सा ब्रीफली इस वीडियो में भी बता देते हैं। मान लीजिए केस चल रहा है एक शहर में, अब उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई झूठी गवाही देता है तो जो एक प्रोसिक्यूशन होता है सेक्शन 195 सीआरपीसी का जैसे बता रखा है इस सेक्शन में, वो बार होता है कि उस एप्लीकेशन को ऊपर कि मतलब उसके जो ऑफेंसेस के ऊपर बार होता है कि कोई भी दूसरी कोर्ट नहीं सुन सकती, क्योंकि ऑफेंस जो है वो उसी कोर्ट में हुआ होता है। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें कोई मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, वहाँ कोई झूठी गवाही देता है तो उस सिर्फ उसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही एक्शन होगा, उसी में ही एप्लीकेशन मूव करनी होगी। तो ये और साथ में इसकी डेफिनेशन थी वो थोड़ा सा मतलब लेमैन के लिए थोड़ी सी टफ होगी, क्योंकि इसमें क्या है कि ये चीज़ ज़रा ज़रा ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा है एप्लीकेशन में। वेयर अपॉन द एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ और अदरवाइज एनी कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस दैट एन इंक्वायरी शुड बी मेड इनटू द ऑफेंसेस क्लॉज बी वन सेक्शन सबसेक्शन 1 of section 195 which appears to be have committed in or in relations to the proceedings in that court, as the case may be, in respect of the document produced or given evidence in the proceeding that को such court may after preliminary inquiry। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, इन्हें इस लैंग्वेज को थोड़ा सा इजीएस्ट वे में समझा देते हैं कि इन्होंने कहा है कि अगर कोई एप्लीकेशन को मूव करता है और उसमें ये लिखता है एप्लीकेशन में कि कोर्ट एक ओपिनियन बनाए कि ये एक्सपीडियंट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है, कि इंक्वायरी होनी चाहिए, कि जो भी ऑफेंसेस किए हैं उस आदमी जो भी विटनेस ने या कोई पार्टी ने, और जो वो ऑफेंसेस हैं जो कि क्लॉज
क्लॉज बी सेक्शन 195 के अंदर आते हैं। वो मैंने आपको डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि 195 क्लॉज बी के अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस थे 195 के अंदर, जैसे फॉल्स स्टेटमेंट थी 191, 193, 195, जो 199, 200, ये आईपीसी के जो प्रोविजंस हैं जो कवर अप होते हैं सेक्शन 195 के अंदर। तो अब देखिए इसमें लिखा था कि कोई एप्लीकेशन मूव की जाती है और कोर्ट ओपिनियन बनाता है कि इट इज एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट को लगता है कि जब ये जरूरी है एक्सपीडिएंट इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो और क्योंकि जो ऑफेंसेस हुए हैं इन रिलेशन टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ दैट कोर्ट, उस प्रोसीडिंग्स की कोर्ट से संबंधित में ये ऑफेंसेस हुए हैं, और लिखा है कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड और गिवन एविडेंस इन द प्रोसीडिंग इन दैट कोर्ट, द कोर्ट जो है आफ्टर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इज इट थिंग्स नेसेसरी, फिर जो प्रोसीडिंग्स है वो चीजें बताई हैं 340 में। अब देखिए मैं दोस्तों मैं उस जजमेंट पे आता हूँ। ये जज देखिए 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लोग कई बार फाइल करते हैं, अधिकांश में वो एप्लीकेशंस प्रीलिमिनरी स्टेज पे ही एंटरटेन नहीं होती, डिसमिस हो जाती है। इवन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार एप्लीकेशंस फाइल हुई हैं। रिलीफ्स जो है वो जो कंप्लेनेंट होता है उसको रेयर केस में ही रिलीफ मिल पाता है, क्योंकि कई रीजन कई ग्राउंड्स होते हैं। पहले तो इंक्वायरी कोर्ट इंक्वायरी कंडक्ट करे, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करे और कोर्ट को लगे एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है और रिकॉर्ड करे फाइंडिंग्स को, फिर उसके बाद एक समरी ट्रायल होता है, समरी प्रोसीडिंग्स होती है वो स्टार्ट करे जो फॉल्स स्टेटमेंट्स के ऊपर होती है। तो ये एक थोड़ा सा मतलब कई हाई मतलब केसेस भी हुए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए हैं केसेस। जो प्रोसिक्यूशन होता है वो बहुत रेयर केस में ही हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफेक्ट्स रह जाते हैं, टेक्निकलिटीज़ की वजह से भी होता है और कई ग्राउंड्स होते हैं जिसकी वजह से नहीं हो पाता है। तो इसी की वजह से एक ये भी रीज़न होता है कि इसी की वजह से जो विटनेस है वो कई बार बहुत ओपनली झूठ बोलता है। उसे लगता है कि जो मतलब जो एक्शन है वो इतना ज़्यादा पीने मतलब सीवियर नहीं है जितना कि अगले आदमी को जिसमें इम्प्लीकेट किया जा रहा है वो ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस हैं। अब जैसे 498 है उसमें सीरियस ऑफेंस है, इसमें 3 साल की सजा है। अब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंदर कोई चार्जेस लगा देता है, 420 का कोई केस लगा देता है, उसके भी सीरियस ऑफेंसेस हैं। और बाकी जो दूसरे प्रोविजंस हैं जिसमें जो विटनेस झूठी गवाही देता है तो उसके जो प्रोविजंस हैं वो इतने मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है जितने होने चाहिए, जैसे जितनों को कोई इम्प्लीकेट कर रहा है उस हिसाब से। तो चाहे खैर ये तो थी ऑब्जर्वेशन, ये तो पर्सनल व्यूज थे। अब हम जजमेंट पे आते हैं। देखिए ये जजमेंट थी जगदीश प्रसाद वर्सेस स्टेट एंड अदर्स। इस जजमेंट की खासियत क्या थी इसको मैं आपको डिस्कस करता हूँ। इस जजमेंट को मैं आपको देखो रिपीटेडली शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि प्राइवेट वेबसाइट से ना करें, कोशिश करें जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं माननीय हाई कोर्ट्स की या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे टैम्परिंग या टैम्परिंग वर्ड तो नहीं कहेंगे, जो टाइपिंग एरर और जो मतलब फॉर्मेटिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आएंगे। अब देखिए यही जजमेंट एक ही वेबसाइट से ली गई है, इसमें देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह से आ रहा हुआ है। एक तो फॉर्मेटिंग बदली हुई है दोनों जजमेंट्स को, ये एक पहले टाइम डाउनलोड की थी, ये कुछ दिनों के बाद की डाउनलोड, तो दोनों की फॉर्मेटिंग बदली हुई आ रही है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ एरर्स भी हैं। यहाँ जैसे लिखा है जजमेंट है 22 फरवरी 2008 और यहाँ पर ये देखिए यहाँ लिखा है 23 मार्च 2009। तो कौन सी जजमेंट डेट पे आप देखना मतलब को लोकेट कर पाएंगे। तो ये अगर इस हिसाब से हम देखेंगे 22 फरवरी 2008 को, तो हमें जजमेंट अवेलेबल नहीं होगी, कहीं लोकेट नहीं कर पाएंगे कि चाहे किसी भी लॉ बुक में हो चाहे जर्नल में, तो इस तरह की जजमेंट नहीं हो। तो इसलिए जो है ऑफिशियल वेबसाइट है उन्हीं की जजमेंट पे एक बार देखिए। तो यहाँ पर भी ये जो जजमेंट थी उसमें बताया हुआ था, जो देखिए यहाँ 2009 लिखा हुआ है 23/3/2009 और ऊपर लिखा है 2008। तो अब इसकी और दूसरी फॉर्मेटिंग भी मतलब जैसे कोर्ट्स ने कर रखी है वैसी नहीं है, तो काफ़ी जम्बलिंग ऑफ वर्ड्स भी हैं। तो इसलिए जो है ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप डाउनलोड कीजिए। देखिए ये थी ऑफिशियल वेबसाइट माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की, और ये थी क्रिमिनल मिसलेनियस केस था 1130/2008 और क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन थी साथ में 4231/2008। केस टाइटल तो ये है। अब ये पार्टीज के नाम पे हम ना जाके सिर्फ
पेटिशनर क्या देते हैं, और स्टेट एंड अदर्स थी। अब ये देखिए, अब इसके जो क्या थे जजमेंट के ऊपर, आप देखते हैं क्या था, कौन पार्टी क्या करने आई थी, ये सारा पैराग्राफिकली फर्स्ट नंबर पर ही क्लियर हो जाता है। इन्होंने जो पेटिशनर थे उन्होंने 482 सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन फाइल की थी अगेंस्ट द ऑर्डर, जो ऑर्डर था 22 फरवरी 2008 का, जो कि एडिशनल सेशन जज ने दिल्ली के थे, उन्होंने पास किया था, जो जिनकी क्रिमिनल अपील थी, जो रिस्पोंडेंट की जो क्रिमिनल अपील थी उसे अलाउ कर दिया था अगेंस्ट ऑर्डर, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे 2005 में जिन्होंने मतलब जो ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर को 22 फरवरी 2008 में क्रिमिनल अपील के माध्यम से, मतलब क्रिमिनल अपील के ऑर्डर से मेट्रोपॉलिटन की कोर्ट को सेट असाइड कर दिया था। अब पेटिशनर है वो वापस हाई कोर्ट आए अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एएसजी। तो मींस अब कंक्लूजन पे हम देखते हैं, फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसमें बताया कि बाय सेड ऑर्डर 9th September 2008 लैंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट came to the prima facie conclusion कि respondent number 2 has committed an offence under section 193 of Indian Penal Code and ought to be prosecuted for the same। तो means 340 CRPC की एप्लीकेशन यहाँ पे जैसे जजमेंट बता रही है, हस्बैंड ने 340 CRPC की एप्लीकेशन अपनी वाइफ के अगेंस्ट डाली थी। वाइफ के अगेंस्ट डालने के बाद जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का जो ऑर्डर आया, उन्होंने एप्लीकेशन को अलाउ किया कि रेस्पोंडेंट नंबर 2 मतलब जो वाइफ थी, उन्होंने ऑफेंसेस किए हैं, मींस कोर्ट में झूठ बोला है सेक्शन 183 आईपीसी के अंदर, और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये तो था मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का ऑर्डर। फिर क्रिमिनल अपील फाइल की गई, वो फाइल की गई एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में। एडिशनल सेशन जज ने, माननीय एडिशनल सेशन जज ने लोअर कोर्ट मींस मेट्रोपॉलिटन के कोर्ट को ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, और जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 मींस वाइफ की जो अपील थी उनको अलाउ कर दिया। तो अब जो ऑर्डर दे दिया था, जो अलाउ करने का मतलब ये हुआ कि 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन डिसमिस हो गई, मींस खारिज हो गई। अब हस्बैंड गए 482 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा के हाई कोर्ट में, किसके ऑर्डर के ऊपर, एएसजी के ऑर्डर के ऊपर, जो और जिस ऑर्डर ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था, मींस हस्बैंड की जो पिटीशन थी वो अल्टीमेटली डिसमिस हो गई। तो इस ऑर्डर पे हस्बैंड ने 482 सीआरपीसी का केस लगाया था अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एएसजी। तो अब ये था कि क्या था उस ऑर्डर में, क्या लिखा है, थोड़ा सा ब्रीफ बताया इस ऑर्डर में कि एएसजी ने इम्प्यूज्ड ऑर्डर में सेट असाइड करते समय कहा पाया कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब ने ये नहीं डिटरमाइन किया कि एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है कि इंक्वायरी की जाए, सेक्शन मतलब प्रोसिक्यूशन करने से पहले एक एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है, वो डिटरमाइन नहीं किया। तो ये जो डेफिनेट जो एक्सपीडिएंट इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस किस में लिखा हुआ है, ये सेक्शन 340 सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि साफ साफ लिखा है कि एप्लीकेशन मूव हो अगर कोर्ट को लगे कि ये एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है कि इंक्वायरी की जानी चाहिए, तब यहाँ के जो है एप्लीकेशन मेंटेनेबल होती है। तो कोर्ट ने यही ग्राउंड उठाया कि जब मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के जो ऑर्डर थे उनको सेटिसाइड किया। अब ये आगे इस फैक्ट्स पे आए हैं। इस फैक्ट्स में क्या बताया इन्होंने कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर, मींस मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल की थी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, और एक माइनर फीमेल चाइल्ड थी। उन्होंने 15 नंबर पिटीशन जो एप्लीकेशन थी, जो पिटीशन थी, उसमें ये लिखा कि वो कहीं काम नहीं कर रही हैं और इनकी जो एक लड़की है उनको सरवाइव करने के लिए अपने माता पिता पर आश्रित हैं, और उसके बाद बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। एक उन्होंने अपनी मेंटेनेंस पिटीशन में लिखा था। और फिर उसने लिखा कि पिटिशनर साहब ने लिखा कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने जब रिप्लाई दिया तो उनमें लिखा कि वो एक हॉस्पिटल का नाम नहीं बताते हम, एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया था दिल्ली में, और वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पे काम कर रही थी और एक सैलरी ले रही थी हॉस्पिटल से। अब फिर उन्होंने बताया कि पिटिशनर ने एक फिर क्या हुआ कि पिटिशनर ने 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन फाइल की जो कि डिसमिस हो गई, मींस पहले एक एप्लीकेशन फाइल की थी जो कि 16 सितंबर 2003 को डिसमिस कर दी थी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने। फिर उसके बाद बताया कि 12 फरवरी 2004 को
रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने एग्जामिन किया अपने आप को, मींस वाइफ ने अपने आप को एग्जामिन किया और मेंटेनेंस पिटीशन में कहा कि मैं कहीं नहीं काम कर रही हूँ और अभी भी फ्रॉम द डेट जब मैं घर से निकाला गया तब से लेकर अब तक मैं कहीं काम नहीं कर रही हूँ। फिर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और वहां पे भी एडमिट किया कि वो कहीं जॉब नहीं कर रही हैं और पेंडेंसी और पिटीशन जब तक पिटीशन पेंडिंग है वो उन्होंने कहीं जॉब नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि जब से मैं घर आई हूँ तो तब जब से मैं अपने माता पिता के घर में रह रही हूँ तब से मैं कहीं जॉब नहीं कर रही हूँ। और फिर बताया कि एक मेरा बैंक अकाउंट है जो सो एंड सो अकाउंट है, नाम नहीं बताते हैं हम उसमें। और फिर सजेशन बताया कि मैं आने के सजेशन को मतलब डिक्लाइन कर दिया, कहा कि जब से मैं पेरेंट्स में घर आई हूँ तो मैं कहीं काम नहीं कर रही हूँ और जिस हॉस्पिटल में का नाम बताया वहां पर भी मैं काम नहीं कर रही हूँ। तो ये उन्होंने अपनी सजेशन में डिक्लाइन कर दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन में भी मना कर दिया कि नहीं मैं कहीं काम कर रही हूँ। और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि आपका कोई बैंक अकाउंट है, एक ABC जो भी बैंक का नाम तो हम नहीं बताएंगे, इसमें बताया कि आपका कोई बैंक अकाउंट है। और जिस एरिया में उन्होंने कहा कि मैं एक अकाउंट होल्ड कर रही हूँ और उस बैंक में इन्होंने ये कहा रॉन्ग टू सजेस्ट, उन्होंने सजेशन में भी मना कर दिया कि मेरा कोई ऐसा बैंक अकाउंट नहीं है और मैं क्या कहते हैं मैं बैंक में कोई मतलब अकाउंट मेंटेन नहीं कर रही हूँ जो उनको नंबर बताया गया था। उसने कहा था मैं कोई ऐसा बैंक अकाउंट उस बैंक में नहीं कर रही हूँ, मतलब उसकी जो बैंक है उस बैंक में नहीं कर। अब फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि जो रिप्लाई क्रॉस एग्जामिनेशन में जो उनकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई थी फिर उसके बेसिस पे फिर अब पिटिशनर ने दूसरी 340 CRPC की एप्लीकेशन लगाई। पहली लगाई थी जो कि डिसमिस हो गई, दूसरी जो लगाई थी वो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ वाइफ के क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद दोबारा से 340 CRPC की एप्लीकेशन लगाई और कहा कि पिटिशनर ने मतलब जो एप्लीकेंट ने परजुरी की है और उन्हें सजा मतलब और प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए सेक्शन 193 IPC जो कि कहता है पनिशमेंट फॉर गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये सेक्शन 193 के ऊपर उनको कार्रवाई होनी चाहिए। फिर उन्होंने 340 की एप्लीकेशन के बाद रिप्लाई फाइल किया रिस्पोंडेंट ने और उन्होंने कहा कि फ्रॉम एविडेंसेस कहा कि लेट किए बाय एग्जामिनिंग द ऑफिशियल्स फ्रॉम दी जो भी बैंक था एंड हॉस्पिटल। तो रिप्लाई फाइल हुआ रिस्पोंडेंट ने मतलब कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया हाई कोर्ट ने कि इट अपीयर्स कि दैट ए रिप्लाई वाज फाइल्ड टू दिस पिटीशन बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 2, मींस कि जो पिटीशन जो 340 CRPC की डाली थी उस पर रिप्लाई डाला गया और इवन एविडेंसेस अपीयर टू बी हैव बीन लेड बाय एग्जामिनिंग द ऑफिशियल्स, मींस उनके एविडेंसेस भी लीड किए गए जो जिस बैंक का नाम बताया गया था और जिस हॉस्पिटल में काम कर रही थी। ये माननीय हाई कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा लगता है इट अपीयर्स मींस ऐसा लगता है कि इन्होंने एविडेंसेस लीड किए। अब फिर जो था रिस्पोंडेंट नंबर 2 के जो थे विटनेस जो उस बैंक के जो भी बैंक था उनके सीनियर मैनेजर थे और उनका एग्जामिनेशन हुआ, मींस ये रिस्पोंडेंट लेकर आए थे अपने एविडेंसेस। जो बैंक में जिनका पिटिशनर ने मना कर दिया कि मैं इस बैंक में काम नहीं कर रही हूँ, रिस्पोंडेंट ने अपना एविडेंस खड़ा किया, मींस अपना विटनेस खड़ा किया, तभी ये लिखा है रिस्पोंडेंट नंबर 2। रिस्पोंडेंट नंबर 2 मींस जो विटनेस थे उन्होंने अपना मींस वो अपना विटनेस खड़ा किया रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने। RW1 खुद रहे होंगे या इसमें मेंशन नहीं किया RW1 कौन थे। RW2 जो थे जिस बैंक में जो एप्लीकेंट ने अपना अकाउंट खोला हुआ था उसके सीनियर मैनेजर को उन्होंने मींस विटनेस बॉक्स में बुलाया, उन्होंने अपने एग्जामिनेशन दी। उन्होंने एग्जामिनेशन में क्या बताया, उन्होंने कहा कि हाँ जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने मींस यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है मींस जो वाइफ है, रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने बैंक जो था वो खोला हुआ था और उसने जो है जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उसका नाम एड्रेस लिखा हुआ था और फिर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी जो कि रिकॉर्ड हुई एग्जामिनेशन चीफ में, मींस हस्बैंड के जो गवाह थे वो सीनियर मैनेजर थे, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई। तो उन्होंने बताया कि जो ये इनके पर्सनल है सारी चीजें, अब इसमें हम ज्यादा नहीं जाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको भी मार्क करवाया गया।
RW2A मार्किंग करवाई एग्जिबिट RW2B, RW2C एंड RW2D। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो सीनियर मैनेजर साहब थे उन्होंने अपने कोर्ट में प्रस्तुत किए और उन डॉक्यूमेंट्स पे मार्किंग हुई। वो मार्किंग करके वो कोर्ट का रिकॉर्ड बना। तो फिर इसके बाद बताया कि RW3 भी यहाँ पर रखे उन्होंने विटनेस, जो भी ये भी हस्बैंड के थे, और उन्होंने बताया कि जो एक जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उनके एक असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को भेजा और उन्होंने कहा कि अथॉरिटी जो मुझे दी है मेरे डायरेक्टर ने दी है, उस अथॉरिटी लेटर को उन्होंने मार्क करवाया एग्जिबिट RW3A करके। और फिर उन्होंने बताया कि मैं 6/6/2001 से लेकर 10/6/2002 मीन्स लगभग 1 साल तक वो काम करती थी उस हॉस्पिटल में, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती थी और उनकी जो सैलरी है वो इतनी थी और उनकी जो एम्प्लॉयमेंट नंबर जो था वो इतना था। और कोई ब्रेक इन सर्विस दी जाती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट में दी जाती है, तो 1 दिन की ब्रेक इन सर्विस दी जाती थी। और उसके बाद कोई ट्रेनी के तौर पे काम नहीं कर रही थी, वो रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम कर रही थी। और फिर उन्होंने कहा कि कोई रिसेप्शनिस्ट ट्रेनिंग नहीं है इंगेज्ड। और उसके बाद जो तारीख थी 10/6/2002 के बाद अपने कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर उन्होंने नहीं बढ़ाया। और फिर उन्होंने कहा कि सैलरी भी इफ लिखा है आई कैन सबमिट ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन एंड रिकॉर्ड ऑफ सैलरी इफ रिक्वायर्ड। कहते हैं मैं एप्लीकेशन की भी कॉपी लगा सकता हूँ और जो सैलरी थी वो कोर्ट में प्रस्तुत कर सकता हूँ उनकी। फिर ओरिजिनल जो थी वो कहते हैं वो कोर्ट में पेश की हुई थी, ऑलरेडी रिकॉर्ड में थी। एप्लीकेशन जो एम्प्लॉयमेंट थी उन्होंने मार्क करवाई, वो थी RW3B मीन्स जो इन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर दिया था उसकी कॉपी हॉस्पिटल ने भी रखी हुई थी। वो जो कॉपी थी अपॉइंटमेंट लेटर की उन्होंने जो हॉस्पिटल के जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे वो कोर्ट में आए और उन्होंने उस पर भी मार्किंग करवाई जो कि एग्जिबिट RW3B था जो कि 4 पेजेस की थी। फिर एक 12 महीने की सारी सैलरी स्लिप्स भी मार्क करवाई जो जून 2001 से लेकर जून 2022 तक की थी, और उन सबको मार्क करवाया RW3C करके, और जिसके 12 पेजेस थे। तो देखिए ये तो उनकी हस्बैंड के विटनेस की एग्जामिनेशन हुई। और फिर उन्होंने बताया कि क्रॉस एग्जामिनेशन जब हुआ रिस्पोंडेंट नंबर 2 का, मीन्स जो यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, मीन्स जो वाइफ है उन्होंने कहा कि it's correct that Shrimati so-and-so has not worked in this hospital as permanent hospital or on ad hoc basis or in temporary basis. She has only worked on contract basis. तो क्रॉस एग्जामिनेशन जब हुआ रिस्पोंडेंट नंबर 2 का, क्लैरिफिकेशन हुआ रिस्पोंडेंट नंबर 2 का, तो उन्होंने बताया कि ऐसे जो है वो काम नहीं कर रही थी, ना ही परमानेंट हॉस्पिटल पे पोस्ट पे काम कर रही थी, ना अडॉक बेसिस पे और टेम्परेरी बेसिस पे, सिर्फ वो जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रही थी। ये चीज उन्होंने मतलब जो है निकल के आया क्रॉस एग्जामिनेशन पे। अब देखिए फिर अब जो था ये तो खैर उनके फैक्ट्स थे, ऊपर जो भी थे, मतलब माननीय जो हाई कोर्ट थी उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन बताई जो थी वो सामने बताई। अब जो बताइए मेन इशू पे आते हैं, मेन पर्पस पे आते हैं। जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे उन्होंने अपना ऑर्डर दिया जो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस के बाद उन्होंने कहा कि आई हैव गॉन, मतलब ऑर्डर में लिखा कि आई हैव गॉन थ्रू द रिकॉर्ड of the present application as well as the petition under section 125 CRPC which is pending before the court. Shrimati so and so have had a genuine case for having worked as proved against her in her case and is also admitted by her in the present proceedings. Nevertheless, her pressing requirement for income does not exonerate her from the offense of having given the false testimony in the court. तो कोर्ट ने कहा कि बेशक वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही थी, लेकिन यहाँ से निकल के आया है कि वो एम्प्लॉयमेंट थी। अब वो क्या कहते हैं कि nevertheless her pressing requirement for income does not exonerate her from offense of having committing the false testimony to the court. तो कहते हैं कि उस जो भी उन्होंने टेस्टिमनी दी है कोर्ट में वो झूठी दी है, तो उससे वो exonerate means acquitted नहीं हो सकती हैं, क्योंकि एक ओथ में इन्होंने टेस्टिमनी दे रखी थी। सो फिर उन्होंने कोर्ट ने कहा कि मैंने एक ओपिनियन बना लिया है कि जो श्रीमती जो वाइफ है उन्होंने
ऑफेंस किया है एंड शी आउट टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दिस सेम। अब ये देखिए आउट टू वर्ड लिख दिया इन्होंने, जो कि आगे भी आपको दे रेफरेंस के तौर पे देखना पड़ेगा कि ये मेट्रोपॉलिटन साहब ने लिखा कि शी आउट टू बी हैव प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम। अब फिर उन्होंने बताया कि जो ऑर्डर तो आ गया, अब क्या था। रिस्पोंडेंट नंबर 2 थी, मींस जो वाइफ थी, उन्होंने एक अपील फाइल की एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में। उन्होंने ग्राउंड्स रखे अपील पे। उन्होंने कहा कि पहली भी एक पिटीशन डिसमिस हो गई, मींस ये पिटीशन थी वो दूसरी थी। उन्होंने कहा कि जो पहली पिटीशन ऑलरेडी डिसमिस हो गई और सेकंड जो पिटीशन है उसको एंटरटेन नहीं किए करना चाहिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब को। और फिर उन्होंने कहा कि उनकी कोई मंशा नहीं थी कि ऐसी ऑफेंस करने की, उनकी सिर्फ इंटेंशन थी कि मेंटेनेंस को लेने के लिए, जो कि उनका कानूनी, जो कि उनको लॉ के ने राइट दिया है मेंटेनेंस लेने का। और फिर उन्होंने कहा कि आंसर जो मेरे सामने पुट अप किए थे रिस्पोंडेंट में क्रॉस एग्जामिनेशन, वो चांसेस थे कि कुछ एरर हो गई ही, और अनलेस कोई लैंग्वेज में जो की थी एप्लीकेंट अपीलेंट मतलब विटनेस की जो थी वो कि हिंदी और वर्निकुलर लैंग्वेज से वेल वर्ड्स थी। तो इसने कहा कि उन्होंने कहा कि इनएडवर्टेंटली थोड़ी एरर हो गई थी, और चूंकि वो हिंदी वर्निकुलर जो लैंग्वेज थी उससे ज्यादा मतलब वेल वर्ड्स थी, तो अगर उन्होंने हिंदी में कुछ लिखवाया होता या कुछ हुआ था तब फिर उन पे बनता था। तो ये ग्राउंड उठाया उन्होंने। फिर मैंने कहा कि जो फिर साथ में ये भी इश्यू उठाया कि लंदन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने फाइनल जजमेंट दे दिया, उन्होंने गिल्ट ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दिया 193 का। तो फिर जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी खराब विटिएटेड हो गया है, मींस ऑर्डर ऑलरेडी मतलब जो है कि मतलब गलत है, ऑर्डर में फॉल्ट है इसमें। तो ये ग्राउंड्स पे उन्होंने आगे एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में उठाया। अब एडिशनल सेशन जज साहब ने कुछ साइटेशंस थी उन पर गौर किया, और फिर उन्होंने कहा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब ने एक कंक्लूजन पे आ गए हैं, एक कंक्लूजन पे आ गए हैं, लेकिन कंक्लूजन आने से पहले साफ लिखा है कि दैट इट वाज एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस दैट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हर। ये तो लर्नड एएसजी ने कहा कि जो है कि इनका जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी उनके ऑर्डर में उन्होंने लिखा है कि जो इट कैन नॉट बी अलाउड टू स्टैंड, कॉन्सिक्वेंटली ऑर्डर जो था वो सेट असाइड एंड अपील्स टू बी ग्रांटेड। तो उन्होंने कहा कि मेट्रोपॉलिटन ट्रायल कोर्ट ने ये नहीं देखा है कि कोई स्टेप्स नहीं लिए कि क्या ये एक्सपीरियंस है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू टेक एक्शन। अब इस ऐसे केस में ये ऑर्डर जो है इलीगल हो जाता है, तो और इसलिए ये मतलब मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया और अपील को अलाउ कर दिया, मींस वुमेन्स की जो पिटीशन थी उसको अलाउ कर दिया। अब फिर वो आगे गए, हस्बैंड माननीय उच्चतम न्यायालय के पास गए। हस्बैंड ने 2 सबमिशंस रखी। पहली सबमिशन रखी कि जो हियरिंग अपील करते समय कोई डायरेक्शन नहीं दी, मतलब डायरेक्शन देनी चाहिए थी अपीलेंट को, मतलब मींस कंप्लेनेंट को, कि अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर लो, और कोई ऐसा ऑर्डर नहीं देना चाहिए था। मींस पहले इन्होंने ग्राउंड ये रखा कि अगर आप ऑर्डर को सेट असाइड कर रहे हैं लोअर कोर्ट के ऑर्डर को, तो कंप्लेनेंट को मतलब जो भी ऑर्डर दे रहे हैं लोअर कोर्ट के ऑर्डर को, तो पहले कंप्लेनेंट को कहना चाहिए था कि ये कंप्लेंट विड्रॉ कर ले, मींस हस्बैंड इस कंप्लेंट को विड्रॉ कर ले। और उस जब तक वो विड्रॉ करने को बोला नहीं और ऑर्डर सेट असाइड कर दिया, जो कि मेंटेनेबल नहीं है, ये ग्राउंड उठाया उन्होंने। क्यों ये क्यों उठाया ये मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि सेक्शन 341 सीआरपीसी के जो प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली उन्होंने बात की थी। दूसरा इन्होंने बताया कि ये रीडिंग करने के बाद लिखा है कि रीडिंग ऑफ द ऑर्डर जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था 9 सितंबर 2005 को, उन्होंने बताया था कि कंक्लूजन पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कंक्लूजन में आए थे। उन्होंने साफ साफ कंक्लूजन से प्रूव होता है कि ये एक्सपीडियंसी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 को प्रोसिक्यूट किया जाए, तो इसलिए जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाइड हो रही है जो 340 सीआरपीसी के अंदर एप्लीकेशन डालने की। तो उन्होंने ऑर्डर के ऊपर एग्जांपल मतलब बताया, साइटेशन बताया कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का 9 सितंबर का ऑर्डर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और ये प्रोसिक्यूशन का केस बनता है। अब रिस्पोंडेंट नंबर 2 मींस वाइफ के वकील ने अर्ज किया कि कोई इलीगलिटी नहीं थी ऑर्डर में, एएसजी के ऑर्डर में, मींस सेशन कोर्ट के ऑर्डर में कोई इलीगलिटी नहीं है, और उन्होंने साफ साफ लिखा कि फुल फ्लैज्ड इंक्वायरी करनी पड़ती है ताकि कोई फाइनल ओपिनियन पे आ सको। मींस फाइनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कोई भी फाइनल ओपिनियन देने से पहले एक फुल फ्लैज्ड इंक्वायरी करनी चाहिए, ना कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दी या फिर सबमिशंस पता पिटीशन फाइल कर दी और उसके आधार पे आ जाए।
पहले उनको फुल फ्लैज इंक्वायरी करनी चाहिए, और अगर लगे कि ये एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस तभी प्रोसिक्यूट करना चाहिए। तो फिर उन्होंने आगे बताया कि कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन नहीं ड्रॉन बाय द मेट्रोपोलिटन टू दैट इफेक्ट, और इसलिए ऑर्डर जो है वो विटिएटेड है, मींस ऑर्डर जो है इलीगल है, खराब है। तो इसलिए ये बताया कि कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन नहीं निकाला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने, और इसलिए जो ऑर्डर है वो खराब है। फिर आगे बताया कि सबमिशन, तीसरी एक और सबमिशन दी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने ऑलरेडी कंक्लूड कर दिया गिल्ट ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 2 का, मींस उन्होंने पहले ही कह दिया कि ट्रायल चलाने से पहले ही उन्होंने उनका गिल्ट जो है वो प्रूव कर दिया। तो फिर जो है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं रह गया रेस्पोंडेंट नंबर 2 के पास डिफेंस करने के लिए। तो ये जो प्रोसीडिंग्स है वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, मींस जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था तब उन्होंने लिखा था कि आउट टू बी प्रोसिक्यूटेड, वो वाला इशू पर इन्होंने ये उठाया कि ऑलरेडी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अपना डिसीजन सुना दिया है, तो अब ये जो प्रोसीडिंग्स है वो तो फॉर्मेलिटी हो गई है, जो भी समरी प्रोसीडिंग्स हैं जो 193 की, तो ये जो ऑर्डर है वो तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ही रह गया। तो ये तीसरा ग्राउंड उठाया उन्होंने। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या लिखा है उन्होंने। अब सबमिशंस दोनों पार्टीज की सुनी। अब कोर्ट ने सबसे पहले सेक्शन 341 सीआरपीसी को पढ़ा। सेक्शन 341 सीआरपीसी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर है, वो उसको पढ़ा। उन्होंने लिखा कि एनी पर्सन ऑन हुज एप्लीकेशन any other court other than the High Court has refused to make complaint under subsection 1 of subsection 2 of 340 or against whom complaint has been made by such court may appeal to the court to which the former court subordinate within the meaning of subsection 4 of section 95 and superior court may। ये देखिए काफी लंबी लाइन है, तो पहले ये चीज इस पे गौर पे करते हैं। उसमें कहते हैं कि कोई भी पर्सन हो, चाहे वो मतलब जिसके अगेंस्ट गई हो एप्लीकेशन, ऑर्डर गया हो, या फिर जिसके फेवर में, मतलब जो दोनों में पार्टीज के में, चाहे कंप्लेनेंट हो चाहे ऑपोजिट पार्टी हो। अगर कंप्लेनेंट के फेवर में चला जाता है और ऑपोजिट पार्टी भी चाहे वो जा सकती है, अगर कंप्लेनेंट के अगेंस्ट में चला जाता है तो वो कंप्लेनेंट भी चाहे अपील फाइल कर सकता है, लेकिन अदर देन द हाई कोर्ट, मींस अगर हाई कोर्ट ने नहीं उस एप्लीकेशन को डिसमिस किया होना चाहिए। सो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे एप्लीकेबल होता है, मींस चाहे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट हो, चाहे फैमिली कोर्ट हो, चाहे कोई ट्राइब्यूनल हो, चाहे कोई एएसजी की कोर्ट हो, अगर वहीं पे ही अगर एप्लीकेशन अगेंस्ट दिया जाता है ऑर्डर, तो फिर आप हाई कोर्ट में आ सकते हैं। हाई कोर्ट जो दे देता है तो फिर उसके ऊपर 341 नहीं बनती है। तो ये चीज बताई है उन्होंने। और फिर आगे लिखा है एंड सुपीरियर कोर्ट मे देयर अपॉन, आगे कॉमा डाल के लिखा है, एक फ्रेज डालिए, आफ्टर नोटिस द पार्टी टू द कंसल्ट। अब तो हम इस पूरी लाइन को पढ़ते हैं। सुपीरियर कोर्ट मे देयर अपॉन, नोटिस देने के बाद, direct the withdrawal of the complaint or as case may be, making of the complaint which the former court might have under section 340। देखिए अभी अपने आप कवर हो गया। उसमें बताया कि जब 341 सीआरपीसी में आप एप्लीकेशन डालते हैं तो सुपीरियर कोर्ट नोटिस देने के बाद डायरेक्शन देगी कि आप अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर लो, और एज केस में भी, और फिर क्या कहते हैं, विच फॉर्मर कोर्ट माइट हैव मेड अंडर सेक्शन 340, तो उस कोर्ट से विड्रॉ करके फिर जो कंप्लेंट है उसके जो है प्रोविजंस है वो अप्लाई होंगे। एंड इफ इट सच मेक्स कंप्लेंट द प्रोविजन ऑफ सच सेक्शन शैल अप्लाई। तो उस कोर्ट को एप्लीकेंट को जो कंप्लेंट को कहेंगे कि विड्रॉ कर लो एज द केस में भी, और मेकिंग, और फिर लिखा है साथ में लिखा है मेकिंग ऑफ द कंप्लेंट which former court might have made under section 340 CRPC। तो मींस कि वहां से विड्रॉ करके चाहे उनकी कोर्ट में लग जाए जहां 341 CRPC डाल दी जाती है एप्लीकेशन, वहां लग जाएगी, या फिर और किसी कोर्ट में भी भेज सकते हैं कि वहां से विड्रॉ करके दूसरी कोर्ट में भी जो भी जिस भी जुरिस्डिक्शन होगी वहां भेज सकते हैं। तो ये चीज लिखी थी उन्होंने, इफ मेक सच कंप्लेंट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली, मींस उसी कोर्ट के मुताबिक कोर्ट में जैसे प्रोविजन 340 सीआरपीसी के लगेंगे, ज्यों ही वहां पर भी सेम प्रोसीडिंग्स चलेंगी, चाहे अपीलेट कोर्ट हो चाहे दूसरी कोर्ट में, तो विड्रॉ करने को कहेंगे। तो फिर अब कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया उस सेक्शन को पढ़ने के बाद। प्लेन रीडिंग ऑफ द अबव प्रोविजंस व्हिच शो दैट अपील कैन बी फाइल्ड बाय द आइदर कंप्लेनेंट seeking to invoke 340 CRPC or by a person against whom court below has invoked the provision। मान लीजिए किसी ने 340 CRPC की एप्लीकेशन फाइल की और उसकी डिसमिस हो गई, तो कंप्लेनेंट का राइट बनेगा 341 CRPC में डालने के बाद, मतलब अपीलेट कोर्ट में जाने का। अगर मान लीजिए वो कंप्लेंट जो है वो डिसमिस होने के बजाय अलाउ हो जाती है, तो ऑपोजिट पार्टी का राइट बनेगा 341 CRPC के कि ये क्यों प्रोविजंस इन्वोक कर दिए हमारे अगेंस्ट।
तो ये कहा कि कोई भी पार्टी, दोनों पार्टी जा सकती है अपीलेट कोर्ट में। आगे क्या लिखा है, इन द इंस्टेंट केस द प्रोविजन वाज सक्सेसफुली इन्वोक्ड बाय द पिटिशनर बिफोर द लंडन मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। मींस जो हस्बैंड ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के सामने 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन डाली थी, तो वो सक्सेसफुली अलाउ मतलब हो गई थी। और एंड इट वाज द रिस्पोंडेंट नंबर 2 हु फाइल्ड एन अपील। मींस मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने कहा कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 आउट टू बी हैव प्रोसिक्यूटेड, तो हस्बैंड की बात सुनी गई और उस ऑर्डर के अगेंस्ट रिस्पोंडेंट नंबर 2 अपील फाइल की, ये माननीय कोर्ट ने कहा। आगे लिखा, व्हाइल एक्सेप्टिंग हर सबमिशंस लर्नड एएसजी सेट असाइड द ऑर्डर, जो 9 सितंबर 2005 लर्नड एएसजी ने जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया। उन दोनों की मतलब जो वाइफ ने जो अपील फाइल की थी। अफेक्ट क्या बताया कि अफेक्ट वाज ऑफ दिस वाज द विड्रॉल ऑफ द कंप्लेंट इटसेल्फ। उन्होंने कहा कि कंप्लेंट तो अपने आप ही विड्रॉ हो गई। मींस कंप्लेनेंट ने जो पिटिशनर थे उन्होंने ये कंटेंट अपना ग्राउंड उठाया कि कंप्लेंट विड्रॉ करने को नहीं कहा। अब कोर्ट ने कहा कि चूंकि अपील जो फाइल की वाइफ ने अपील फाइल की और उनकी अपील अलाउ हो गई। अपील अलाउ होने से क्या होगा, कंप्लेंट जो नीचे डाली गई थी वो तो अपने आप ही सेट असाइड हो गई। तो सेट असाइड होने से क्या हुआ, कंप्लेंट अपने आप ही विड्रॉ हो गई। तो देयरफॉर कोई इस ग्राउंड पे कोई इलीगलिटी नहीं की है लर्नड एएसजे ने, एज फार एज द ऑर्डर should have passed under 341 CRPC। मींस 340 CRPC में एएसजी ने जो ऑर्डर दिया है कि भाई विड्रॉ करने को नहीं कहा, तो ऐसे में इस ग्राउंड पे लर्नड एएसजी ने कोई एरर नहीं की है, ये माननीय हाई कोर्ट ने कहा। फिर आगे कहा कि जो ये सबमिशन थी पिटिशनर की रिजेक्ट की जाती है। मींस हस्बैंड की जो पहली सबमिशन थी रिजेक्ट की जाती है। अब दूसरी सबमिशन पे आई है, उस देखिए उसमें क्या बताया था। अब उन्होंने बताया कि मेरिट्स ऑफ द केस में बताया कि ओनली ग्राउंड जो लर्नड एएसजी ने बताया कि सेटस आउट करने को जो उठाया था, मतलब जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के जो ऑर्डर को सेट असाइड किया था, वो एक ही ग्राउंड ये उठाया था कि कोई डेफिनेट ओपिनियन नहीं बनाया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कि इट वाज एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू प्रोसिक्यूट द रिस्पोंडेंट नंबर 2 फॉर द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 193। कहा सिर्फ इस ग्राउंड पे उन्होंने सेट असाइड कर दिया कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कोई डेफिनेट ओपिनियन नहीं बनाया। तो और जो कि जरूरी है कि एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू प्रोसिक्यूट, किसी को भी प्रोसिक्यूट करने के लिए सेक्शन 193 आईपीसी में। तो फिर आगे बोला कि लर्नड एएसजी ने unfortunately did not appear to have referred to the record of the detailed inquiry conducted by the learned family। साफ से उन्होंने कहा कि देखिए एएसजी ने तो जो इंक्वायरी कंडक्ट की कि जो विटनेसेस का एग्जामिनेशन रिकॉर्ड करवाया, जो फिर टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवाई, उस इशू को नहीं देखा। सिर्फ इस ग्राउंड पे उन्होंने कह दिया कि उन्होंने डिटेल इंक्वायरी मतलब नहीं किया। तो जो उन्होंने जो डिटेल इंक्वायरी कंडक्ट की है, रिकॉर्ड को अगर देखा होता तो फिर ऐसे ओपिनियन नहीं बनता उनका। सिर्फ इस ग्राउंड पे कह देना कि कोई डेफिनेट ओपिनियन नहीं बनाया उसने, और सिर्फ और इस इशू को नहीं देखा कि उन्होंने डिटेल इंक्वायरी की है, उस इशू को नहीं देखा, सिर्फ इसने इस ग्राउंड पे कह दिया कि डेफिनेट ओपिनियन नहीं बनाया, तो ये कहना ठीक नहीं है। इसमें मेरिट नहीं, इसमें सस्टेनेबल जो ऑर्डर है उसमें एरर आ रही है लर्नड एएसजी के ऑर्डर में। दिस इन्वॉल्व्ड नॉट ओनली कंसीडरिंग द फाइल रिप्लाई बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 2 बट आल्सो द एविडेंस रिकॉर्डेड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 2। मींस जो पिटीशन फाइल की जो एप्लीकेंट ने, अब उस मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन फाइल की, उस मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पे रिस्पोंडेंट नंबर 2 थे, उन्होंने अपना वो डाला, मतलब काउंटर रिप्लाई दिया। काउंटर रिप्लाई में डिनाई किया और सारे फैक्ट्स मेंशन किए, उस फैक्ट्स को प्रूव भी किया। विटनेसेस लेकर आए सीनियर मैनेजर और जिस हॉस्पिटल में काम करती थी वहाँ के असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, दोनों आए। अब उन्होंने बताया कि जो एविडेंसेस लीड किए विटनेसेस के, वो रेलिवेंट पोर्शन जो है वो देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ लर्नड एमएम having to hold any further inquiry in that determine whether respondent number 2 ought to be prosecuted or not। कहते हैं कि ऑलरेडी एग्जामिनेशन हो गया है उन दो विटनेसेस का। आप सिर्फ ये कह देना कि वो उन्होंने कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं की या फिर ओपिनियन नहीं बनाया, तो इसमें कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है। ऑलरेडी उन्होंने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब ने पूरी जो थी डिटेल इंक्वायरी की थी, विटनेसेस का एग्जामिनेशन रिकॉर्ड किया था। अब आगे उन्होंने बताया, देखिए आगे क्या बताया कि कंसीडर ओपिनियन लर्नड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है कि आई एम देयरफॉर is of opinions that Shrimati so and so has committed an offence under section 193 and she ought to be prosecuted for the same।
तो उन्होंने कहा कि सिर्फ इन्होंने यही ऑब्जर्वेशन दिया है जो भी विटनेसेस का था कि उन्होंने ऑफेंसेस किए हैं और ये इन पर मुकदमा चलाना चाहिए। तो फिर उन्होंने बताया कि रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 343 सीआरपीसी एज एक्सप्लेन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट स्टूड स्टैटिफाइड। इन अदरवाइज कि जो ओपिनियन बनाया है कि was obviously not only a tentative of prime facie one, that this is a plain expression out to be prosecuted. Further, the same expression out to be prosecuted also indicate a formation of opinion means कहने का मतलब ये था कि अगर उन्होंने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब ने ये लिखा है आउट टू बी प्रोसिक्यूटेड मींस कि ये भी एक इंडिकेशन होता है कि ये एक्सपीडिएंट है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस दैट रिस्पोंडेंट नंबर 2 को प्रोसिक्यूट किया जाए। तो एक इंडिकेशन तो एक ओपिनियन बना लिया गया है कि ये भी एक ओपिनियन बनाया हुआ है कि ये एक्सपीडिएंट है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। देयरफॉर both the requirements of the law explained by the Supreme Court in relation to 340 CRPC stood clearly satisfied by the order 9 September 2005 by the Learned Metropolitan Magistrate। जो भी requirements बताई थी दोनों conditions जो हैं जो requirements की law की थी वो satisfy हो रही हैं। तो ये ASG के order पे सहमत नहीं है माननीय हाई कोर्ट। और उन्होंने कहा कि आगे क्या बताया देखिए, ऑर्डर जो था जो ASG का उसको सेट असाइड कर दिया और जो ऑर्डर जो पास किया था मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उसको रिस्टोर कर दिया और एप्लीकेशन जो प्रेजेंटेड थी रिस्पोंडेंट की रिवाइव्ड कर दी। तो फिर आगे बताया कि जो भी आगे प्रोसीडिंग्स होंगी वो अकॉर्डिंग विद द लॉ होंगी और पिटीशन को फिर डिस्पोज कर दिया, कोई कॉस्ट वगैरह नहीं दी। तो ये जो भी मिसलेनियस पिटीशन थी वो भी साथ डिस्पोज कर दी। तो देखिए ये थी जजमेंट है। ये माननीय हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। माननीय हाई कोर्ट ने ऑर्डर ने ASG के जो ऑर्डर्स थे उसको सेट असाइड कर दिया और ASG ने जो ऑर्डर दिया था वो उन्होंने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था। तो मींस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर था वो एकदम ठीक था। तो उसके आधार पे माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि आगे की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करो। जो 340 का तो हो गया है तो डिसमिस नहीं हुई है, अब आगे की जो भी प्रोसीडिंग्स थी वो स्टार्ट होंगी। तो ये था देखिए, ये जजमेंट बहुत रेयर केसेस में आपके आई होंगी। मैं नहीं कह रहा कि एक ही जजमेंट होंगी लेकिन बहुत रेयरली होंगी जो 340 CRPC की एप्लीकेशन के ऊपर जो है हेल्पफुल होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो अगेंस्ट मतलब कोर्ट में झूठी गवाही देते हैं उनके अगेंस्ट में, जो लोग झूठी गवाही देते हैं उनके अगेंस्ट में जाएगी ये जजमेंट। और ये उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये पसंद आई है तो कृपया इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके समक्ष समय समय पे वीडियोस आते रहें। इसे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।